आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। सो आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके +2 तक के जो क्वेश्चन आंसर्स सीरीज है फॉर यूपीएससी ऑल इंडियन पीसीएस एंड ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, सो मेरा यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या सेंटर के एग्ज़ाम जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, या इससे रिलेटेड सेंटर के जो भी एग्ज़ाम है मैंने खुद दिए हैं। तो उसके बेस पे मैंने ये सेशन बनाए और ये मैंने क्लास बाय क्लास, बुक बाय बुक, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, जहाँ से भी क्वेश्चन पिक हो सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन की है। ठीक है, सो आपको इन वीडियो के ऊपर 150% रिलाय रहना है। अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 70, 80, 90% तक एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है और इन वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको इररेलेवेंट लगे तो वो इररेलेवेंट नहीं है। क्वेश्चन पेपर में आप देखते हो कि बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, हम उन्हें गलत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम क्वेश्चन को आसान समझते हैं, लेकिन वो उतना आसान नहीं होता। सो उसके बेस पे मैंने क्वेश्चन बनाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़रूरतमंद बंदों तक ये वीडियो जानी चाहिए। सो प्लीज़ इसे शेयर भी कर देना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 45 है, अध्याय 2, विशिष्ट संकट व मंदन। क्वेश्चन 5053 से शुरू हो रहा है कि अन्ना हजारे ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका उत्तर है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में राले गांव सिद्धि गांव में 1975 में सूखा पड़ा था। अन्ना हजारे ने क्रांति का नेतृत्व किया। मंदन कार्य गांव वाले साथ किए, वृक्ष लगाए, सीढ़ीदार खेत बनाए, नहर और खुले में पशु चराई पर रोक व तालाब 1975 के बाद तालाबों के नीचे डैम बनाए, वहाँ पानी भरपूर मिला। तो अन्ना हजारे किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में राले गांव सिद्धि गांव में 1975 में सूखा पड़ा था। अन्ना हजारे ने क्रांति का नेतृत्व किया। मंदन गांव वाले लोग साथ में उन्होंने अपने साथ किए, वहाँ पे वृक्ष लगाए, सीढ़ीदार खेत बनाए, नहर बनाई, खुले में पशु चराई पर रोक, तालाब बनाए, 1975 के बाद तालाबों के नीचे डैम बनाए, वहाँ पानी भरपूर मिला। अगला प्रश्न है, बाढ़ किसे कहते हैं? बाढ़ प्रवण क्षेत्र भारत में कितने हैं? इसका उत्तर है कुल भूमि क्षेत्र का 12% से अधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। तो क्या क्वेश्चन है कि बाढ़ किसे कहते हैं? बाढ़ प्रवण क्षेत्र का भारत में कितना % भाग है? तो इसका उत्तर है कुल भूमि क्षेत्र का 12% से अधिक भाग जो है बाढ़ प्रवण है। मतलब भारत के 100% भाग में से 12% भाग में जो है बाढ़ आती है। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका उत्तर है भारत में केंद्रीय जल आयोग सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग पर बाढ़ का संपूर्ण दायित्व है। तो भारत में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग किसके अंतर्गत कार्य करता है? भारत में केंद्रीय जल आयोग सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल साधन विभाग पर बाढ़ का संपूर्ण दायित्व है। अगला क्वेश्चन है, मंदन की कार्य नीतियाँ कौन कौन सी हैं? ओके, इसका उत्तर है संरचनात्मक मंदन। तो मंदन की कार्य नीतियाँ कौन सी हैं? इसका उत्तर है संरचनात्मक मंदन। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक मंदन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जल संभरण प्रबंधन, जलाशयों की सफाई व गाद मिट्टी हटाना, उसे कहते हैं संरचनात्मक मंदन। किसे कहते हैं? जल संभरण प्रबंधन, जलाशयों की सफाई व गाद मिट्टी हटाना। अगला प्रश्न है, जलाशय से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है मानसून के समय प्राकृतिक जल भंडारण, स्थान की सफाई, उच्च क्षेत्र में निर्माण घरों का निर्माण, उच्च क्षेत्र में प्राकृतिक जल धारक, कुंड, तालाब। तो जलाशय से आप क्या समझते हैं? मानसून के समय प्राकृतिक जल भंडारण, स्थान की सफाई, उच्च क्षेत्र में निर्माण घरों का निर्माण, उच्च क्षेत्रों में ओके प्राकृतिक जल धारक, कुंड और तालाब आदि जलाशय में हम कन्वर्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ नियंत्रण के कौन से तरीके हैं? इसका उत्तर है बाढ़ रोकने के लिए पुनर्वनीकरण, मतलब फिर से वन लगाना, वनस्पति की सुरक्षा करना, नदी नालों से गाद व मिट्टी हटाना आदि शामिल होता है। तो बाढ़ नियंत्रण के कौन से तरीके हैं? बाढ़ रोकने के लिए पुनर्वनीकरण, वनस्पति की सुरक्षा, नदी नालों से गाद मिट्टी हटाना आदि शामिल होता है। अगला प्रश्न है, गैर संरचनात्मक मंदन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है बाढ़ के मैदानों का चित्रण, भूमि
उपयोग नियंत्रण, बाढ़ का पूर्वानुमान में चेतावनी। तो गैर संरचनात्मक मंदन किसे कहते हैं? बाढ़ के मैदानों का मानचित्रण, भूमि उपयोग नियंत्रण, बाढ़ का पूर्वानुमान में चेतावनी। अगला प्रश्न, चक्रवात किसे कहते हैं? इसका उत्तर है प्रचंड तूफानों को चक्रवात कहते हैं। तो प्रचंड तूफानों को क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रवात की विशेषताएं क्या हैं? इसका उत्तर है बड़ा विस्तार और नीमन वायुमंडलीय दाब के शांत केंद्र के चारों ओर चक्कर काटती है, तेज पवन गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चक्रवात की विशेषताएं बड़ा विस्तार और नीमन वायुमंडलीय दाब के शांत केंद्र के चारों ओर चक्कर काटती है, तेज पवन गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। अगला प्रश्न है, 29 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में कौन सा चक्रवात आया था? इसका उत्तर है 29 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में परम चक्रवात आया था। 90 मील की गति, 260 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, ऊंचाई 30 फुट और 250 किलोमीटर तक अंदर आया था। तो क्या प्रश्न है कि 29 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में कौन सा चक्रवात आया था? इसका उत्तर 29 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में परम चक्रवात आया था। 90 मील की गति, 260 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और ऊंचाई 30 फुट और 250 किलोमीटर तक अंदर आ गया था। तो परम तूफान कहाँ पे आया था? 1999 में उड़ीसा में आया था। अगला, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उष्णकटिबंधीय चक्रवात के क्या कारण है? इसका उत्तर है वर्षा, हिमपात, शीतलहर और लू की चेतावनी यह जारी करता है। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उष्णकटिबंधीय चक्रवात के क्या कारण है? इसका उत्तर है वर्षा, हिमपात, शीतलहर और लू की चेतावनी के कारण। अगला प्रश्न है, मंदन की कार्यनीति कौन सी है? इसका उत्तर है संरचनात्मक मंदन, बहुउद्देशीय चक्रवात, आश्रित तटीय भागों में चक्रवातों से बचने के लिए मजबूत ढांचा बनाना। पॉइंट नंबर सेकंड है इंजीनियरिंग संरचनाएं, घर का ढांचा वैज्ञानिक आधार पर। नंबर 3, मकान तट पर ना बनाकर टीले या पहाड़ी के पीछे बनाना। नंबर 4, तटीय पट्टी में वृक्षारोपण। 5, सड़कों का निर्माण। पॉइंट नंबर 4, तटीय पट्टी में वृक्षारोपण करना है। पॉइंट नंबर 5, सड़कों का निर्माण। तो मंदन की कार्यनीति कौन सी है? संरचनात्मक मंदन, बहुउद्देशीय चक्रवात, आश्रय तटीय भागों में चक्रवातों से बचने के लिए मजबूत ढांचा बनाना। 2 है इंजीनियरिंग संरचनाएं, घर का ढांचा वैज्ञानिक आधार पर। 3 है मकान तट पर ना बनाकर टीले या पहाड़ी के पीछे बनाना। 4, तटीय पट्टी में वृक्षारोपण। 5, सड़कों का निर्माण। अगला प्रश्न है, गैर संरचनात्मक तरीकों कौन से हैं? इसका उत्तर है संकटों का मानचित्रण, भूमि उपयोग नियंत्रण, चक्रवातों का पूर्ण या पूर्व अनुमान। चक्रवातों का पूर्ण नहीं, चक्रवातों का पूर्व अनुमान। अगला टॉपिक है भूकंप। तो प्रश्न है, भूकंप किसे कहते हैं? इसका उत्तर धरातल का हिलना, विरूपित चट्टानों में एकत्रित ऊर्जा के आकस्मिक रूप से बाहर आने से धरातल कांपने लगती है। एक मिथक ही है कि भूकंप का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है व इसकी चेतावनी दी जा सकती है। तो भूकंप किसे कहते हैं? धरातल का हिलना, विरूपित चट्टानों में एकत्रित ऊर्जा के आकस्मिक रूप से बाहर आने से धरातल कांपने लगती है। यह एक मिथक ही है कि भूकंप का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है व इसकी चेतावनी दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, जापान और इंडोनेशिया ने भूकंप से बचने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया था? इसका उत्तर, जापान व इंडोनेशिया ने भूकंप प्राय आते रहते हैं, वे मंदिर की संरचनात्मक यानी कि इंजीनियरिंग और गैर संरचनात्मक निर्माण सहायता का अनुपालन करते हैं। जापान और इंडोनेशिया ने भूकंप से बचने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया था? इसका उत्तर, जापान और इंडोनेशिया में भूकंप प्राय आते रहते हैं, वे मंदिर की संरचनात्मक मतलब इंजीनियरिंग, गैर संरचनात्मक मतलब निर्माण संहिता का अनुपालन करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इसका उत्तर है भारतीय मानक ब्यूरो ने यानी कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए सुरक्षित निर्माण पर बल दिया। इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने निर्माण संहिता को निर्देशीय मार्गदर्शी प्रकाशित किया।
भवन निर्माण से पूर्व नगर पालिका द्वारा बनाए गए निर्देशों के अनुसार नक्शों की जांच करती है। छत व दीवारों की मजबूत जोड़। अगला प्रश्न है, भूस्खलन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है हिमालय पर्वत। तो क्या प्रश्न है, भूस्खलन किसे कहते हैं? हिमालय पर्वत, पश्चिमी घाटी व भारत के उत्तर पूर्वी भाग की भूमि पर्वतीय है। भूस्खलन यहाँ की मुख्य प्राकृतिक आपदा है। तो भूस्खलन किसे कहते हैं? हिमालय पर्वत, पश्चिमी घाटी व भारत के उत्तर पूर्वी भाग की भूमि पर्वतीय है। ओके, भूस्खलन यहाँ की मुख्य प्राकृतिक आपदा है। तो जो भी पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसकी वजह से जो मिट्टी होती है उसका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, और बारिश होती है तो उसकी वजह से वो मिट्टी में पानी चला जाता है और वो गाढ़ टाइप बनती है, फिर फ्लड्स आते हैं जिसे हम भूस्खलन कहते हैं, वो आते हैं। पेड़ों को काटना भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब उसने भूस्खलन आने व चेतावनी के स्रोत क्या है? इसका उत्तर है धीरे धीरे आकस्मिक व बिना किसी चेतावनी के आते हैं। तो भूकंप आने व चेतावनी के स्रोत क्या है? या धीरे धीरे आकस्मिक व बिना किसी चेतावनी के आते हैं। अगला प्रश्न है, भूस्खलन किसके कारण होता है? इसका उत्तर है हिमालय पर्वत, पश्चिमी घाटी व भारत के उत्तर पूर्वी भाग की भूमि पर्वतीय है। भूस्खलन यहाँ की प्रमुख प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है, भूस्खलन जो है किस प्रकार की प्रणाली प्रदान करता है? इसका उत्तर है भूस्खलन धीरे धीरे व बिना चेतावनी के आता है। अगला प्रश्न है, सूखा यहाँ पे होता है, सूखा कैसी संगति है? इसका उत्तर सूखा एक जलवायवीय संगति है। विशेषता इसकी होती है कि नमी की आपूर्ति में कमी होती है। तो सूखा कैसी संगति है? सूखा एक जलवायवीय संगति है। विशेषता नमी की आपूर्ति में कमी। अगला प्रश्न है, सूखे में कौन सी विशेषता पाई जाती है? इसका उत्तर है सूखे में जलवायवीय संगति पाई जाती है, इसकी विशेषता है। सूखे में कौन सी विशेषता पाई जाती है? सूखे में जलवायवीय संगति पाई जाती है, इसकी विशेषता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश को सूखाग्रस्त किस परिस्थिति में कहा जाता है? इसका उत्तर है जब वर्षा की कमी 10% से अधिक हो व देश का 20% से अधिक क्षेत्र सूखे की दशा से प्रभावित हो। तो सूखाग्रस्त के लिए परिस्थितियाँ क्या क्या है? जब वर्षा की कमी 10% से अधिक हो, ओके, मतलब वर्षा जितनी चाहिए थी उससे 10% कमी हो, और देश का 20% से अधिक क्षेत्र सूखे की दशा से प्रभावित हो। 100% में से 20% से ज़्यादा क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो तो उसे सूखा कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर, अगर क्वेश्चन में आपको आएंगे, पेपर में आएंगे, टेस्ट में आएंगे तो आपको बड़ी इजी लगेगी। बट ये आंकड़े 10 की जगह 20 हो सकते हैं और 20 की जगह 10 हो सकते हैं, ठीक है, तो याद रखने। अगर अपने सूखे से प्रभावित क्षेत्र में आजीविकाएं क्या क्या पाई जाती हैं? इसके उत्तर इमारती लकड़ी को छोड़कर अन्य सामुदायिक वनों से वन उत्पादों का संगठन करते हैं। बढ़ई, गिरी, भेड़ पालन आदि होता है। तो सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में आजीविकाएं क्या क्या पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर है इमारती लकड़ी को छोड़कर अन्य सामुदायिक वनों से वन उत्पादों का संगठन करते हैं। बढ़ई, गिरी, भेड़ पालन आदि होता है। अलाउद्दीन ने फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? इसका उत्तर है 1985 में खरीफ ऋतु में शुरू की गई थी। तो फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 1985 में खरीफ ऋतु में शुरू की गई थी। अलाउद्दीन ने फसल बीमा योजना का उद्देश्य? इसका उत्तर है फसलें नष्ट होने पर किसको वित्तीय मदद व सुविधा सामान्य बीमा निगम ने उपलब्ध कराई। बीमा में अनाज व तिलहन शामिल है। तो फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है फसलें नष्ट होने पर किसको वित्तीय मदद व सुविधा सामान्य बीमा निगम ने उपलब्ध करवाई है। ओके, बीमा में अनाज व तिलहन शामिल है। अगला है अध्याय 3। तो प्रश्न है आपदा की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। इसका उत्तर है हम यहाँ नाभिकीय, रासायनिक, औद्योगिक, जैविक दुर्घटनाओं की चर्चा करेंगे। ओके, उनको सामान्यतः जन विनाशकारी आयुध कहा जाता है। यह नाभिक जीवन संपत्ति पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। इनमें नाभिकीय, जैविक, रासायनिक, रेडियोएक्टिव शामिल है। तो आपदा की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है?
हम यहाँ नाभिकीय, रासायनिक, औद्योगिक, जैविक दुर्घटनाओं की चर्चा करेंगे। उनको सामान्यतः जन विनाशकारी आयुध कहा जाता है। यह नाभिक जीवन, संपत्ति, पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। इनमें नाभिकीय, जैविक, रासायनिक, रेडियो एक्टिव भी शामिल होते हैं। आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर करना। ठीक है, ज़्यादा ही कुछ समझ नहीं आया तो लाइक तो कर ही सकते हो, थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा कुछ ना कुछ पॉइंट। ठीक है, और वीडियो शेयर कर देना अगर आपके आसपास कोई ऐसे इंटेलिजेंट बंदे हो जो ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि ये कंटेंट उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो पर्सनल एडवाइस की भी आपको ज़रूरत है वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि मेरा खुद यूपीएससी में रैंक 1 का एक एम है। ठीक है, जो एक्सपीरियंस मैंने फेस किए हैं, तो उन एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ कि आपको ऐसी एडवाइस दूंगा ना कि आप बड़े जल्दी सक्सेस हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ऊपर वाले से यही ब्लेसिंग्स करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और बहुत जल्दी अपने एम को कैच कर लें। थैंक यू वेरी मच।